अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरी कोशिश होती है हर उस टॉपिक के ऊपर बात की जाए जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसा कि एनीमिया के बारे में आज मैं बात करूँगी। एनीमिया यानी खून की कमी, ये बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर औकात ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखने में आती है। आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। एनीमिया को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनीमिया। एक्चुअली इट इज़ अ डिक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, खून के सुर्खुलिये जिन्हें कहा जाता है, उनकी तादाद में कमी को कहा जाता है एनीमिया। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। यानी सबसे पहली बात तो ये कि एक ब्लड डिसऑर्डर है और हमें इस बारे में पता होना चाहिए। और ये कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड अपनी ऑक्सीजन कैरिंग की जब कैपेसिटी को खो देता है और हेमोग्लोबिन जिसे हम एच भी कहते हैं, और ये कम हो जाती है और ये स्लोली स्लोली डेवलप करता है एनीमिया जो होता है। और इसकी वजह से पेशेंट थकावट महसूस करता है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, उसके साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, पूरी तरह से खुल के सांस नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज कर ली जाए या कोई काम किया जाए, एक्सर्शन हो जाए, या स्टेयर्स को हम स्टेयर्स के लिए देखें आप, अगर कोई भी पेशेंट हो तो उसमें क्या होता है कि वो बताता है कि डॉक्टर साहब मैं जब स्टेयर्स में जाता हूँ यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सांस फूल जाता है। ये कंडीशंस होती हैं अनीमिया के हवाले से। तो आज इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनीमिया की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी काफ़ी टाइप्स हैं। देखिए, इसमें एक जो सबसे ज़्यादा होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और एक चीज़ आपको डिटेल में बात करने से पहले बताती चलूँ कि जिस भी चीज़ की टाइप होगी, यानी कि जौन सी भी टाइप होगी, उसके हवाले से इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो डेफिनेटली हम आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करेंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडली होता है विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाना। फौलाद की जिसे कमी कहा जाता है, वो चीज़ अगर हो जाती है, फोलेट्स कम हो जाते हैं ब्लड में से, तो तब भी अनीमिया कॉज हो जाता है। थर्डली अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, यानी कोई पेशेंट किसी पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला है, किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला है और उसकी वजह से होते होते उसके अंदर खून की कमी होने लगी है, तो ये भी एक टाइप होती है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ये भी एक टाइप है एनीमिया की। एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज़ होता है। ये हड्डियों की जो गूदा होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से, उसके डिसऑर्डर की वजह से एनीमिया कॉज होता है। और फिर ये कि हीमोलिटिक एनीमिया होता है, इसमें भी डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लड के सेल्स में जो है डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, यानी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं। एक और एनीमिया होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसमें भी डिसऑर्डर ऑफ द सेल्स होता है। अब मैं बात करूंगी इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से कि हम कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है एनीमिया का। तो सबसे पहले तो ये होता है कि पेलर जो अपीयरेंसेस है ना, ये आप देखेंगे कि जितनी भी स्किन है पेशेंट की वो आपको पेल नज़र आएगी, उसमें जर्दी होगी, सफ़ेदी होगी, यानी सफ़ेद और बिल्कुल ऐसे जैसे कि ब्लड है ही नहीं, ऐसे नज़र आएगा। इसी तरह से कंजक्टाइवा यानी आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वहाँ पर भी आप देखेंगे उसमें भी सफ़ेदी होगी, बिल्कुल पेल सी। और ये है कि नेल बड्स को अगर चेक करेंगे यानी नाखूनों का हिस्सा चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये कंडीशन नज़र आएगी। फिर आप पामर क्रीज चेक करेंगे जब, यानी हथेली के अंदर जब देखेंगे ना आप, तो उसमें भी बिल्कुल येल्विश सी स्किन होगी, ये चीज़ होगी। साथ ही साथ अगर आप चेक करेंगे पेशेंट की पल्स को, तो पल्स जो है उसकी हाई होगी और हार्ट जो है और उसकी बीटिंग भी समटाइम पैल्पिटेशन होगी, ज़्यादा होगी। अर्ली स्टेजेस जो होती हैं एनीमिया की, उसमें कोई प्रॉपर सिम्टम या ऑब्वियस किस्म के सिम्टम्स नहीं होती, एक्सेप्ट इसके कि उसमें फेंटिंग की चांसेस होते हैं। पेशेंट एनीमिक कंडीशन होने की वजह से, ब्लड फ्लो के डिस्टर्ब होने की वजह से फेंट कर जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, ये चीज़ देखने में आती है। अब मैं आपसे सिम्टम्स के हवाले से जब बात करूं तो ये डिवेलप करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप करता है। पेल स्किन होती है
और फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट होती है। एक तो तेज़ तेज़ दिल धड़कता है पेशेंट का, और फिर इरेगुलर होता है। और फिर ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही साथ समटाइम चेस्ट पेन भी आती है पेशेंट को, बिकॉज ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं जा रहा होता, ऑक्सीजन कैरिंग सही तरह से नहीं हो रही होती। और फिर ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ डिजीनेस भी होती है, चकरा जाता है पेशेंट। और इसके अलावा कई कोग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, नमनेस भी आ सकती है, और कोल्डनेस इन मतलब हैंड्स हो सकती है, पूरी बॉडी में एक्सट्रीमिटीज़ में उसकी, यानी बाजुओं में और टांगों में ठंडक होगी बहुत ज़्यादा। हेडेक्स हो सकते हैं, सर में दर्द भी हो सकता है काफ़ी, अक्सर औकात भी सर दर्द रह सकता है। फिर येलोइंग ऑफ द स्किन इन एनीमिया, ये जो है पर्टिकुलर सिम्टम है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसीज जो हैं उनकी चूँकि डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो कम हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। समटाइम एंजाइना पेक्टोरस भी हो जाया करती है इसकी वजह से। एडीमा भी देखने में आता है, जब बहुत ज़्यादा एनीमिक कंडीशन हो जाए तो समटाइम एंकल्स में एडीमा भी डेवलप कर जाता है, और समटाइम फेंटिंग अटैक्स होते हैं, और विद वेरी इंटेंस पैल्पिटेशन, यानी पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करती हूँ कॉजेस और रिस्क फैक्टर के हवाले से, कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं इसके। ऐसे में क्या है कि एक्यूट या क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, अगर ब्लड लॉस कर जाए किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। सेकेंडली, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि वही बात जो स्टार्टिंग में मैंने बताई कि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही अगर बॉडी में, इस वजह से भी होता है। फिर ड्यू टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, अगर किसी को कार्सिनोमा है, यानी कि मैदे का कैंसर डेवलप कर गया है, या ये कि पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम हो गई है कुछ इस किस्म की, तो पर्नीशियस अनीमिया इसकी वजह से हो जाता है। फिर ये है कि पुअर डाइट कॉन्स्टेंटली, अगर किसी पेशेंट को मुस्तकिल तौर पर सही तौर पे ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, डाइट नहीं मिल रही, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो कि होने चाहिए, जैसे कि लो इन आयरन, यानी आयरन और विटामिन की कमी है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। फिर सेलिक डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, बिकॉज कि उनको भी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती, उनकी बहुत सारी डाइट में चीज़ें जो होती हैं वो बंद होती हैं ड्यू टू एलर्जिक कंडीशंस। और फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी ऐसा होता है, क्योंकि समटाइम होता है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हैवी इंक्रीज्ड ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो अनीमिक कंडीशन हो जाती है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होती हैं। और फिर ये कि प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, और प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है यूजुअली, इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट को। और फिर ये क्रॉनिक कंडीशंस में भी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रॉनिक डिजीज़ रही हो, जैसा कि कैंसर है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, लिवर फेलियर है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ याद जान लीजिए कि डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, हम कैसे इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। एक तो है मेडिकल हिस्ट्री लेने से पता चल जाता है, ये बेस करता है इस पे, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंजक्टाइवा को चेक कीजिए, इसकी पामर क्रीज को देखेंगे, नेल बर्ड्स को देखेंगे, फेस स्किन को देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ों से पता चल जाता है। फिर ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है, और बोन मैरो बायोप्सी होती है, इससे भी हम असेसमेंट करते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की तरफ, तो ट्रीटमेंट के हवाले से इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन कॉजेज़, कि कॉज क्या है, किस वजह से डेवलप किया है। तो इसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे फेरामेट है, बेस्ट एनीमिक मेडिसिन है एनीमिया के लिए, और फिर और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे चाइना है, लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ हम चाइना देते हैं। इसी तरह नेट्रोम्योर है जब वेट लॉस भी हो रहा हो, साथ में फेरमफॉस है, हीमोग्लोबिन को इन्हेंस करती है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हो जाए तो फेरमफॉस और एलेट्रिस बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर हो तो नक्स है, एलोमिना है, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। एक्सट्रीमली अगर फटीग हो रही हो साथ में एनीमिक कंडीशन की वजह से, तो एलेट्रिस फेरिनोसा बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। जहाँ मेडिसिन की बात आती है वहाँ साथ ही साथ कुछ डाइट्स होती हैं जिनके बारे में ये अगर हम जान लें कि
ये इनका इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अनियमित कंडीशन में। तो वो कैरेट्स हैं, कैरेट जूस यूज़ कीजिए, यानी गाजर का जूस इस्तेमाल करें। डेट्स जो हैं वो भी खून की कमी को पूरा करती हैं, यानी खजूरें, उसका इस्तेमाल अगर किया जाए क्योंकि नेचुरल डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह से ग्रेप्स बहुत ज़बरदस्त हैं कि ग्रेप्स को लिया जाए और साथ में दूध पिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मैंगोज़ जो हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न हम फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। बनाना भी इस सिलसिले में बहुत बेस्ट है। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, जैसे कि अनार भी बहुत ज़बरदस्त है इस सिलसिले में। होप्स हो कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।